वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। और सुन ले मोदी जी, तो उन लोगों को विश्वास नहीं है देश के शक्ति के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर। इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। हिंदी की एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। इसका मतलब है कि बहुत माथापच्ची करने के बाद भी आप लक्ष्य से कोसों दूर हैं। ये कहावत मैंने आज इसलिए सुनाई क्योंकि विपक्ष के INDIA अलायंस की तीसरी बैठक भी पूरे कॉरपोरेट अंदाज में आज खत्म हो गई, लेकिन मोदी वर्सेस कौन का जवाब इंडिया अलायंस दे नहीं पाया। यह जरूर है कि 14 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसमें इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि महज ये कह देना कि अब की बार मोदी के खिलाफ इंडिया लड़ेगा, क्या देश के सामने मोदी का विकल्प रखने से बचना नहीं है? आज पास हुए इंडिया अलायंस के 3 प्रस्तावों में से पहला प्रस्ताव है कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। जहां तक हो सके, गौर फरमाइएगा, जहां तक हो सके। नहीं हो पाएगा तो देखेंगे, अलग अलग भी लड़ सकते हैं, शायद यही मतलब है। यह कहता है आगे, विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। अभी तक हुई नहीं शुरू, तुरंत की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अरे नेता तो कह रहे थे 450 सीटों पर सब कुछ हो ही चुका है, पता नहीं वो नेता कहां गए। शब्दों पर गौर कीजिएगा, जहां तक संभव हो सके। भाई इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसना तय है, जो सबसे बड़ी आशंका इस प्री पोल अलायंस को लेकर लगाई जा रही थी। इसे इंडिया गठबंधन भी मान रहा है। इस प्रस्ताव के इंग्लिश वर्जन में विचार विमर्श के लिए गिव एंड टेक शब्द लिखा गया है। कौन गिव करेगा, कौन टेक के लिए तो सब तैयार होंगे, गिव कौन करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह अभी तक कायम। तो उधर विशेष संसद सत्र बुलाने की गुगली के बाद मोदी सरकार ने आज वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। सवाल पब्लिक का है कि क्या एकजुटता के दावों के बावजूद अभी इंडिया गठबंधन का टास्क टफ है? क्या इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों का राजनीतिक जवाब वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी के फैसले से सामने आएगा? मोदी के खिलाफ चेहरे पर इंडिया मौन, डरा हुआ कौन? यही है आज सवाल पब्लिक का। इंडिया गठबंधन की बैठक में जिस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी थी वो था कि कोई गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाएगा, क्या कोई चेहरा आगे आएगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर मीटिंग में कन्वीनर बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और स्टालिन ने
किसी एक को कन्वीनर बनाए जाने का विरोध किया। विरोध ऐसा था कि माहौल तनावपूर्ण हो गया, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जबकि कुछ नेताओं का कहना था कि एक या एक से अधिक कन्वीनर बनाए जाने चाहिए। लेकिन ममता नीतीश स्टालिन के विरोध के बाद कन्वीनर बनाने की बात पीछे छूट गई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने माना भी कि कुछ मतभेद हैं। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद नेताओं का साझा फोटो सेशन भी हुआ। सिर्फ इस फोटो को देखकर लगता है कि विपक्ष में वाकई बहुत एकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस फोटो में एक किनारे पर खड़े कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। यूपीए सरकार के दौरान वो कांग्रेस नेता थे। 2G घोटाले के आरोपों पर जीरो लॉस थ्योरी वाले आईटी मंत्री भी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के शब्दों में कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन G23 नेताओं में से थे जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के इनएक्शन पर सवाल उठाकर नेतृत्व की नाराजगी मोल ली। कपिल सिब्बल बिन बुलाए मेहमान बनकर फोटो ऑप सेशन में पहुंचे तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने होस्ट उद्धव ठाकरे से शिकायत की। ये तो भला हो अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला का, जिनके कहने के बाद राहुल गांधी ने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तब जाकर मामला सुलझा और शांत हुआ। मैंने ये बात आपको क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि इससे साबित होता है कि मोदी के विरोध के नाम पर 28 नेताओं का हाथ मिलाना आसान है, लेकिन जमीनी तौर पर एकता कायम रखना आसान नहीं है। आज ही ममता बनर्जी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गई। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, लेकिन क्या वो 1-2 घंटे रुककर एकता का एक और बड़ा संदेश नहीं दे सकती थी? बल्कि वो तो सबसे पहले मुंबई पहुंच गई थी रक्षाबंधन के दिन। 3 दिन रहने के बाद उसी समय लौट जाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं, तमाम कमेटियों में टीएमसी का कोई भी बताया प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया गया। अभिषेक बैनर्जी जरूर कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, लेकिन मीडिया कमेटी हो, सोशल मीडिया कमेटी हो, लिखा है टीएमसी बाद में बताएगी। तो मैं आपको यह पूछना चाहती हूं, लालू प्रसाद यादव जी का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। लालू जी ने अपने ही अंदाज में नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी के लिए भी चुटकी ले ली। सुनिए लालू प्रसाद जी का अपना नया और अपना बिल्कुल स्टैंडर्ड, वही उनका जो रूप रहता है और जो अंदाज रहता है। सुनिए लालू प्रसाद यादव। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दीदी निकल गई। अच्छा चले, सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ हाँ गैर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल गया। लालू जी की चुटकी तो चुटकी, लेकिन अपनी ही कहानी बयां कर गई। फिट हो गया हूं, मोदी को फिट कर दूंगा, ये बात कह चुके लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन के भीतर किसके लिए और किस बात की फील्डिंग कर रहे हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी को विश्वास दिलाता हूं कि सबको एकजुट करके, सबको अकोमोडेट करके सीट शेयरिंग करेंगे। अब अकोमोडेट कौन करेगा, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने या आरजेडी जाने।
कमाल है भाई, अगर इंडिया गठबंधन में अभी कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, तो फिर सिर्फ राहुल गांधी को ही विश्वास क्यों दिलाना है? क्या इसलिए कि नीतीश को जरूरत से ज्यादा वैल्यू ना मिले, उनकी पलटू राम वाली छवि को बनाए रखें और खुद की पार्टी को आगे बढ़ाते चले? इस सवाल का जवाब मैं आज के अपने मेहमाने से जरूर लूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को क्या विश्वास दिलाने की कोशिश की है। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वो इस मसले पर गंभीर है। भले ये बिल इसी महीने होने वाली संसद के विशेष सत्र में आए या ना आए, इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने समुद्र मंथन की बात की है, जिसमें विष और अमृत दोनों निकलता है। सुनिए प्रहलाद जोशी जी का ये बयान। मंथन तो होना चाहिए, समुद्र मंथन के बाद ही अमृत निकला था, और वो भी अमृत श्रावण मास में ही निकला था। पहले विष निकला था, तो विष नीलकंठ ने अपने कंठ में रख के बाद में तो अमृत निकला था। तो उन लोगों को विश्वास नहीं है देश के शक्ति के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, देश के प्रजाप्रभुत्व के ऊपर, देश का जो इतना बड़ी इतिहास है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं, हमको विश्वास है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी का आक्रामक रुख इंडिया गठबंधन को परेशान कर सकता है, लेकिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कहा कि यह सरकार के पैनिक में आने का संकेत है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी समेत प्रमुख नेताओं ने कैसे हुंकार भरी, आपको उनके बयान सुनवाते हैं। कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई। जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी आर ए नेक्सस ऑफ करप्शन। तो इंडिया गठबंधन बीजेपी और मोदी को आसानी से हरा देगी, ये है इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा आज का जो कंसेंसस निकल कर आया है। और इस पर सवाल पब्लिक का, इंडिया अलायंस में कोई एक चेहरा या कन्वीनर नहीं घोषित होना क्या विपक्ष की एकता के दावों की पोल खोलता है? क्या वन सीट वन कैंडिडेट की इंडिया अलायंस की कोशिशों का जवाब वन नेशन वन इलेक्शन का दाव है? क्या गिव एंड टेक से इंडिया अलायंस की मजबूती कायम रह सकती है? नरेंद्र मोदी क्या सचमुच वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं या बात कुछ और ही है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ एडवोकेट गौरव भाटिया जी, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सुभ्रांश राय जी कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, और आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं, गूगली इंडिया अलायंस ने फेंकी है या आज नरेंद्र मोदी ने गठन करके इस कमेटी का
जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं वो तो बहुत आसानी से हराने वाले हैं सब मिलकर आपको। नाविका जी, गुगली फेंकने के लिए पहले पिच में टीम और कप्तान होना जरूरी है, और ये घमंडिया टाइटैनिक जहाज है जिसका डूबना तो तय है, लेकिन इसका कैप्टन कौन है ये अभी तक तय नहीं हुआ। और आज जनता, आपको मालूम है क्या कह रही है? जनता कह रही है मोदी ब्रांड को ये घमंडिया ब्रांड हराएगा। ये वो घमंडिया ब्रांड, 13 लोगों की समिति बनी है। आपको मालूम है 13 में नाविका जी कितने लोग परिवारवाद से आते हैं? 11। 13 में कितने भ्रष्टाचारी हैं? ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं 11। अब आप मुझे बताइए, 13 में 11 परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक, तो सारे के सारे ये नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। और एक बात आज देश कह रहा है, देश कह रहा है हम हैं नरेंद्र मोदी, प्रतिद्वंदी कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हैं नरेंद्र मोदी। आज ना लीडर मिला, ना कन्वीनर मिला, और ना मिला लोगो। अरे लोग बोल रहे हैं बंद अब नहीं चाहिए लोगो, चला लो पोगो, क्योंकि ये मजाक बन गए हैं सारे घमंडिया। एजेंडा जनता का है ही नहीं, जनता की बात किसी नेता ने नहीं करी। और 4:30 बजे वहां केवल 3 बड़ी पार्टियों के नेता दिखाई दिए। एक राहुल गांधी थे, एक उनके साथ जो है उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती। बाकी सब टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। ममता बनर्जी चली गई, अखिलेश यादव चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए, शरद पवार चले गए। जो जनता के लिए कुछ घंटे रुक नहीं सकता है, उसकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति क्या होगी? मैं सुभ्रांश राय जी आपसे पूछना चाहती हूं। सुभ्रांश राय जी, बात तो सही कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, कन्वीनर नहीं तय हो पाया, लोगों नहीं तय हो पाया, सीट शेयरिंग 450 सीटों की पहले कह रहे थे कि तय हो चुकी है, बस अनाउंस करना बाकी है, वो नहीं हो पाया। कह रहे हैं अब बात शुरू होगी। और जो आपका एक मेमोरेंडम आया उसमें तो ये लिखा है कि जहां हो सके वहां तक हम साथ लड़ेंगे, यानी कि पंजाब में नहीं साथ लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं साथ लड़ेंगे, जाने और कौन से राज्यों में साथ नहीं लड़ेंगे। तो ये कैसा गठबंधन, क्या नीति और कौन सी बैटिंग कर रहे हैं आप? नविका जी, अभी मैंने ज्योतिष का बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो भविष्यवाणियां तो मुझे आती नहीं है। हो सकता है आपका ज्योतिष में ज्ञान हो तो आप भविष्यवाणी कर सकती हैं। लेकिन आज 2-3 बड़ी बातें थी। हम चूंकि इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन शायद देश के लोगों को ये जानना जरूरी है कि देश के 2 प्रमुख अखबारों में, भारत से लेकर संसार तक, मोदी और अडानी के रिश्तों और उनके बिजनेस के बढ़े हुए व्यापार और अंपायर को लेकर छपा है बहुत बड़ा 13% स्टेक होल्डर की ब्रेकिंग न्यूज। उस पर चर्चा हो या ना हो, अडानी को लेकर जेपीसी बैठे या ना बैठे वो अलग बात है, लेकिन चलिए सत्र बुलाया जा रहा है तो उस विषय पे बाद में बात करेंगे। दूसरा, हम लोग अभी नविका जी तत्काल में उत्तर प्रदेश की भूमि नोएडा से बात कर रहे हैं, राम राज्य की भूमि से बात कर रहे हैं। शायद आप हम दर्शकों को बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के घर में उनके ओएसडी की, कौशल किशोर के बच्चे के पिस्टल जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उससे हत्या हो रही और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। ये राम राज्य है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। इस विषय पे भी देश को और प्रदेश को जानना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब जहां तक आपके टॉपिक की बात है, तो मैं आपको एक बात बड़े साफ शब्दों में बताता हूं कि टीम इंडिया के सामने नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी, आज की जो नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी है, यह टीम इंडिया के सामने स्टैंड नहीं करती, क्योंकि टीम इंडिया इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सब लोग अपने मतभेद को भुलाकर खड़े हैं। टीम इंडिया इस देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं।
टीम इंडिया जो इस देश में महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में जो हाल है उसको बचाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चेहरा तो अच्छा बनाकर खड़े हैं, लेकिन जब भी बात मणिपुर की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात अडानी की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात अडानी की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात चाइना की आती है प्रधानमंत्री खामोश। अरे भैया, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, कब तक आप एक सूट बूट और एक अपने मित्र की व्यवस्था में लगे रहेंगे? कभी तो देश के लिए सीना उठाकर बोलिए कि मैं नरेंद्र मोदी मां गंगा का लाल खड़ा हूं और हिंदुस्तान की धरती पर किसी भी मां बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। इसी जंतर मंतर पे महिला पहलवान बेटियां बैठी थी और मणिपुर में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार कर करके हत्याएं हो रही है महिलाओं के साथ, और प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। तो मैडम, देश देख रहा है। और रही आपने एक जो एजेंडे की बात करी, तो बॉम्बे की मीटिंग से एक एजेंडा बड़ा सुंदर निकला है। वक्त बदलेगा, 6-7 महीनों में इस अंधेरे के बाद उजाला निकलेगा और शायद वो उजाला कलम जो बंधक पड़ी है उसको भी आजाद कर देगा। सुब्रांश राय जी, रैलीज जो होनी है वो होनी है, अभी होनी शुरू नहीं हुई। आपने तो रैली की स्पीच दे दी, पूछा आम निकली इमली, पूछा आम निकली इमली। लेकिन गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया, आप मोदी जी के विपरीत खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है, सारे देश को पता है, और आपके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल देश के सामने। आप रोज कहते हैं, कहना भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपको सरकार की खामियां निकालनी चाहिए, बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन आज जो तारीख है ना, तारीख में कहीं सुब्रांश राय जी गड़बड़ कर रहे हैं। आज तारीख थी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में से जो सार निकला। सार क्या निकला? कन्वीनर कोई नहीं, सीट शेयरिंग कोई नहीं, लोगो कोई नहीं निकला। तो 13 गौर फरमाइएगा, 13 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी। और इसमें अगर कुछ निकलना चाहिए था तो क्यों नहीं निकला? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमें मोदी जी का विरोध नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के साथ हम लोग खड़े हैं। पहले आप अपनी लाइन ठीक कर लीजिए, दिक्कत आपकी भी नहीं है, आप भी क्या करेंगे। वहां कहा भी गया है कि आपके लिए भी तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, जंजीरों से जो बंधे हैं उनको भी हमें तोड़ना है। तो इसलिए इंडिया तो सबके साथ खड़ा है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा गुगली, अरे भारतीय जनता पार्टी गुगली क्या फेंकेगी? वो गुगली लिए रहेगी, यहाँ इनस्विंग पड़ गई, इनस्विंग जैसी पड़ी, बॉल गिरी और गिल्ली उड़ गई। उन्होंने देखा मेरी गिल्ली उड़ गई। अब गिल्ली उड़ गई तो परेशान है, तब खोज रहे हैं कि वहां कन्वेनर नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ, तो चेयर खाली थी, तो चेयर भरी थी, तो वो चले गए, वो आ गए। अरे भैया, इंडिया एक है, राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक हैं। हमारे पास बहुत देश को बचाने के लिए, यहां महिलाओं के सम्मान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, महंगाई बेरोजगारी रोकने के लिए हम पूरा इंडिया एक है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं। और हमारे पास जो बार बार आप बोलते हो लीडर, हमारे पास लीडर की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वेशभूषाओं, संस्कृति वाले लोग हैं। आप देखिए, अगर पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो वहां वहां पे ममता बहन जी दहाड़ देती हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, वो भी हैं। उत्तर प्रदेश का देखोगे तो 36% लेके अखिलेश यादव जी आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से, इतनी मजबूत स्टेट से, वो भी प्रधानमंत्री जी के कैंडिडेट हैं। और अगर बिहार से बात करोगे तो वहां नीतीश कुमार जी भी आते हैं, कांग्रेस से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन तेजस्वी जी भी हैं, 40 करोड़ की पॉपुलेशन, नीतीश कुमार का नाम लेते तेजस्वी जी भी तो हैं, बन सकते हैं। लेकिन एनडीए के, अब आप बोलने लगे बीच में, आप मुझे बोलने मत दीजिए, तो आप बोल दीजिए, आप बोलिए, फिर मैं बात, सब बोले, आप चुप रहे, मैं बोलूं, आपको दिक्कत आ गई, तो आप मुझे बोलने दीजिए। एनडीए के पास एक भी चेहरा नहीं है, एक चेहरा है, दूसरा चेहरा नाम नहीं ले सकते। मैं नाविका जी चैलेंज से बोलता हूं, एक चेहरे के अलावा क्या वहां पे तानाशाही है, इसलिए एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरे का नाम नहीं ले सकते। हमारे यहां लोकतंत्र है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि वहां पे प्रधानमंत्री जी के अलावा क्या दूसरा कोई कैंडिडेट है? क्या वो नाम ले सकते हैं कि यहां पे गडकरी जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर गलती से उन्होंने नाम ले लिया तो प्रवक्तागिरी भी जा सकती है, सदस्यता भी जा सकती है। चलिए, क्योंकि वहां पे चलिए, रैली के लिए बाकी की स्पीच बचाए रखिए। अनुराग भदौरिया जी, आपने सब कुछ कह दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक तो चेहरा एक, आपने लिस्ट है 28 की बताई,
दिक्कत तो यही है कि आपके पास बहुत से नाम है, एक नाम नहीं है। पर गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। अब आपने इतना समय दिया, नहीं आप कितना बोलेंगे भाई, एक के साथ एक फ्री नहीं है। आप ही के लिए अब गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। भाई हम महिलाओं समस्या के लिए लड़ रहे हैं और हमें यहाँ पे किस तरह नहीं आप अपनी लड़ाई लड़िए, हमारे लिए लड़ने के लिए आपको जरूरत नहीं है, ना हमने आपको अपॉइंट किया है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हमें आपकी मदद की जरूरत कतई नहीं है। आप लड़ो इस बात के लिए कि अखिलेश जी को भी समय दिया जाए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अरे उन्हें जाना था, समय दिया जाए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की और सपा के प्रवक्ता दोनों की बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो इंडिया नाम रखा है, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो ये बताना चाहिए, जब नारे लग रहे थे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां पे राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। ये कैसा इंडिया है? तभी तो इनको घमंडिया बुलाते हैं, क्योंकि भारत माता के टुकड़े होंगे और राहुल गांधी खड़े हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा है, नाविका जी, भारतीय वीर सेना चीनी सेना से पिट गई। अरे पिट तो राहुल गांधी गए, पिटा हुआ मोहरा है ये राजनीतिक शतरंज में। और इनको इतना भी नहीं पता है, अदानी के मुद्दे पे राहुल गांधी को पढ़ना लिखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, एक कमेटी बनी है। अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या राहुल गांधी की आस्था नहीं है? मणिपुर पे बोल गए। अरे मणिपुर पे तो जब नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह दहाड़ रहे थे तो राहुल गांधी संसद के पटल से भाग रहे थे। लोगों ने कहा भाग राहुल भाग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दहाड़ रहे हैं। अब सपा पे आते हैं। सपा की बौखलाहट जो है मैं समझ सकता हूं। देखिए है क्या, आज अखिलेश यादव को बुलवाया भी नहीं। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां से, और नाविका जी उनको इज्जत नहीं दी गई और बुलवाया नहीं गया। अब ये पोस्टर देखिए मैं लेके आया हूं, जैसे रावण के कई सर थे ऐसे ही कुछ सर दिखाए हैं। अब इसमें एक छोटा सा देखिए लाल टोपी लगाए व्यक्ति बैठा है। ये अरे उद्धव ठाकरे से भी छोटा, उद्धव ठाकरे से छोटा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। अच्छा इसकी वजह है 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जब थे तो लोग पूछते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो सब कहते थे अखिलेश बाबा हैं, ये वही बबुआ हैं जो बुआ की गोदी में बैठे थे और बुआ ने उसके बाद धक्का दिया, बुआ अलग हो गई, बबुआ अलग हो गए, साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ, परिवार में पड़ गई फूट। अब इनको बुरा लगेगा। तीसरी बात इनको मैं बता दूं, 2017 में कांग्रेस के साथ आए, हुआ क्या? कुछ नहीं। 2022 में मुंगेरी लाल के सपने देके 300 सीटें आएंगी, हुआ क्या? कुछ नहीं। 2019 में बुआ के साथ जाके बैठ गए, सीटें आई 5। अरे भैया 80 में उत्तर प्रदेश में 5 सीटें लाते हो, आज 3 पे सिकुड़ गए हो, ऐसे सिकुड़ रहे हो। लोग कह रहे धोती बन गई रुमाल, और रुमाल बन के क्या होगा बताओ, कैसे छुपाओगे अपनी इज्जत? ये बताओ ना लोगों को। बहुत से सवाल हैं और ये सवाल अनुराग जी मैं आपको समय दूंगी, आप कभी भी कम समय नहीं पाते हैं मुझसे, काउंटर का समय दूंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के और भी लोग हैं, उनको भी बोलने का समय दीजिए। और मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहती हूँ, आनंद दुबे जी जो तैयारियां हुई थी, जो अनुराग भदौरिया जी, आनंद दुबे जी आप ही के इंडिया गठबंधन के हैं, उनको बोलने का समय देंगे कि नहीं? अब आनंद जी आप इनसे ही पूछिए, ये क्या जस्टिस है आपके साथ? अच्छा वो तस्वीर में छोटे थे अखिलेश जी इसलिए नहीं ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? नाराज है लग रहा है अखिलेश यादव। नहीं अनुराग जी थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालिए। आनंद दुबे जी सवाल ये है कि ममता बनर्जी परसों पहुंच गई थी, जब मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने मुंबई में 2.5 दिन बिताया, पर जिस दिन मीटिंग थी जल्दी निकल कर चली गई। MK स्टालिन जी ना पिछली बार रुके थे ना इस बार रुके। और नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग थे वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुके। अब ये क्या बताता है कि कुछ कहने के लिए नहीं था या कोई बात ही नहीं बनी? आपकी दोनों बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले एक बात शुरुआत में कहता हूं, बड़ी पुरानी कहावत है कि यदि किसी का सामना न कर सको तो उसे बदनाम करना शुरू कर दो।
अरे भाई लोग क्या कह रहे हैं? हम उसी होटल में बैठकर, इसी होटल के परिसर में कुछ घंटे पहले मीटिंग हुई, डेलीगेटों का जहां मीटिंग चल रहा था वहां किसी को जाने की अलाउ नहीं थी। तो ये कौन सूत्र है जो बताते हैं कि वो नाराज हो गए, वो फोटो की तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रहे थे, उन्होंने उसका विरोध कर दिया, उन्होंने उनका विरोध कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बड़े प्यार और सामंजस्य से मीटिंग हुई, एक सकारात्मक मीटिंग हुई। कुछ नेताओं को विमान पकड़ना था, उनका पहले से तय कार्यक्रम था, उन्हें जाना था, इसके लिए वो चले गए। शरद पवार साहब थे, स्टैलिन जी थे, ममता जी गई थी, अखिलेश जी गए थे। इससे ये मतलब मत निकालिए कि वहां कोई मतभेद हो गया है, उन्हें अब बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसी परिसर में बैठा हूं, जीता जागता आपको गवाही दे सकता हूं। ये हो गई पहली बात का जवाब। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन आपके सिगोफे से क्यों नाराज हो जाएगा, क्यों डर जाएगा? एक चुनाव हो देश में, एक इलेक्शन हो, कोई बात नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका तरीका होता है, उस पर चर्चा करवाइए, उस पर समय दीजिए। बहुत बड़ी मशीनरी लगानी पड़ती है। हमारे देश में ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर संसद के चुनाव हैं, बीच में एमएलए के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। क्या वो सारे चुनाव एक साथ करेंगे? क्या अलग अलग करेंगे? क्या केवल एमपी एमएलए के करेंगे? सवाल है। और मैं बिल्कुल जानती हूँ आप अंदर थे मीटिंग में, हम नहीं थे। हम तो कयास लगा सकते हैं जो बाहर आकर आपने ना कन्वीनर बताया, ना सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला बताया, ना लोगो बताया। तो हमने ये तो बाहर बैठा हुआ इंसान समझ ही सकता है कि इन पर कंसेंसस नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठकर आ रहे हैं। पहला सवाल सुभ्रांश राय जी का, फिर गौरव भाटिया जी आपके पास आती हूँ। सुभ्रांश राय जी, देखिए नविका जी, सवाल नहीं है, दो बड़ी बड़ी बातें। और मुझे लगता है कि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के टीम के लोगों को, और खासकर भारतीय जनता पार्टी आप बार दलाल बोलते, थोड़ा सा। मैडम, उससे पहले आप बार घमंडिया सुन रही थी, आपको तकलीफ होने लगी। ये शब्द तो भाषा तो आप जो देंगी वो नहीं। आप ही लोग नेता हैं इस देश के, आप ही को स्तर तय करना है। अगर आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है, भाषा की मर्यादा रखना, एक भाषा की मर्यादा रखना बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर बड़ों के पास अपने शब्द की मर्यादा नहीं है तो छोटे आजाद होते हैं बोलने के लिए। गौरव हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मर्यादा होती है कि वो भाषा का ध्यान रखे। अगर वो नहीं रख रहे हैं तो शब्दों का, भाई एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन पे रिप्लाई तो होगा। तो इस बात को आप मानिए। एक और दूसरी, ये जो अभी बार बार जिक्र कर रहे थे महिला सम्मान और जो मणिपुर की आप बात करते मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इस पर कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसी पार्टी के जो हम सबके प्रिय हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगर हम भाषा और उनकी पुरानी बोले शब्दों को निकाल लें तो दीदी वो दीदी, उसके बाद क्या कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके बाद क्या कहते हैं बेटी बचाओ का नारा है जिसमें आपके सेंगर से लेकर आपके स्वामी तक सब लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, एक बात आप याद रखिए, ये देश कभी नहीं भूलेगा कि जब मणिपुर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सड़कों पर खड़ा करके उनको गोली मारा जा रहा है, तो पार्लियामेंट में कहने की बजाय देश के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए और वहां वो शांति की अपील करनी चाहिए, जो आप नहीं किए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, महिला सम्मान तो आप बात ना करें। जितने मुद्दे आपने उठाए इन सब पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, लेकिन जब आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कुछ नहीं कहते तो लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपका क्या काउंटर है? मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दूंगा और उसके बाद आनंद भाई की बात का। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा दलाली क्यों बोलते हैं? फिर समझ में आया कि देश की दलाली सबसे ज्यादा किसी ने करी है तो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार ने, जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। और भाषा की मर्यादा की बात करते हैं सुभ्रांश आप। नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री है, चौकीदार चोर है बोल दिया। 2019 में जनता ने ऐसी लात मारी, कांग्रेस अभी तक गाल फूला हुआ है, गाल पे लात मारी, सोचिए। और आप बताइए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किस तरह की भाषा है राहुल गांधी की? अरे उत्तर प्रदेश में आपके सांसद कितने? 1, विधायक कितने? 2, और राजनीतिक हैसियत भी कटोरा लेके कभी पश्चिम बंगाल जाते हो, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र। हैसियत क्या है आज?
भीख का कटोरा वो पार्टी लिए जो कभी सीटें बांटती थी। खैर छोड़िए, इनको वक्त ने इनको खत्म कर दिया, दलाली कर रहे थे देश की। मैं आनंद भाई के पास गौरव भाटिया जी, सुब्रांश राय जी से भी कहा था भाषा की मर्यादा रखी जाए तो जनता के लिए भी अच्छा होगा। तो दलाल किसने बोला मेरी पार्टी को? मैंने तब भी ऑब्जेक्शन रेज की थी, वो मैंने तब भी ऑब्जेक्शन रेज की थी। मैं आपसे भी यही कह रही हूं, परिवार ने हमेशा दलाली करी। गांधी परिवार जाना जाता है दलाली करने के लिए। गौरव ध्यान से सुनिए, ऐसा है दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। आशुतोष एक मिनट सुब्रांश राय जी, सुब्रांश बात ये है, आप वो पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में सरकार चोरी करी, महाराष्ट्र में आपने डकैती करी, कर्नाटक में आपने पिछले दरवाजे से लूट मचाई। अब आपके विदाई का वक्त आ गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही भाषा की, हाइब्रिड बछड़ा किसने बोला? नरेंद्र मोदी ने। ये उनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। आपकी पार्टी के नेता ने बलात्कार किया उत्तर प्रदेश में और उसके परिवार को मरवा दिया। ये राजनीतिक हैसियत की आप बात कर रहे हैं। आज आपके केंद्रीय मंत्री के घर पर उसके ओएसडी की गोली मारकर हत्या हो जा रही है। ये है लखनऊ का राम राज्य। ये कहना चाह रहे हैं अशोक गहलोत कहते हैं जो महिलाएं हमारी बहनें क्योंकि कई सारे राज्यों में अभी आपका वजूद नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं छोटा रेप हुआ है। छोटा रेप क्या होता है ये बताओगे? छोटा रेप क्या होता है? तो आप दिव्या मादेवना एमएलए है, वो कहती है मैं सुरक्षित करके चल रहे लोकतंत्र में आए हैं जनता को जवाब देने के लिए। बिल्कुल इस बात से मैं वाकिफ हूं कि इस देश में लोकतंत्र कायम है और जनता है वो सबकी बॉस है और इसलिए वो सब देख रही है, सब सुन रही है। लेकिन आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है। आशुतोष जी, मैं पॉलिटिकल जो भाषणबाजी है उस पे नहीं जाना चाहती। आनंद भाई एक सवाल नाविका जी की, मैं गौरव भाटिया जी मैं आऊंगी। गौरव भाटिया जी मैं बिल्कुल आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले आशुतोष जी, आज जो भी देख रहा था इंडिया गठबंधन की मीटिंग, उसे इंतजार था कि ये गठबंधन बना है तो गठबंधन के कुछ कॉमन डिसीजंस आज सामने आएंगे। डिसीजन लोगों का था, डिसीजन सीट शेयरिंग का था, डिसीजन कन्वीनर का था। इनमें से कोई भी ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि अभी मतभेद ज्यादा हैं या आप समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बड़ा हो गया और इस पर चर्चा ज्यादा हुई होगी और कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है? आशुतोष जी, आप तो माइक खोल लीजिए, हमेशा माइक बंद कर देते। इतना तेज शोर हो रहा तो मैंने कहा मैं ही अपनी आवाज बंद कर लूं थोड़ी सी। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है ये हेडलाइन मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये काम इस काम को करने में कई महीने और कई साल लगने वाले हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। जिस दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही उसी दिन सुबह आप अचानक ऐलान कर देते हैं और पैनल बना देते हैं, तो उस संदर्भ के बारे में क्या बात किया जाए? एक दिन पहले आप कहते हैं स्पेशल सेशन होना, खैर उसको छोड़ दीजिए, वो हेडलाइन मैनेजमेंट है, उसे बहुत ज्यादा मैं गंभीरता के साथ नहीं लेता हूं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए और गौरव भाटिया की बातों को सुनकर मुझे लगा कि थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि 3 फैसले उसमें किए गए हैं और गठबंधन की राजनीति को जो मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि स्मूथली हुए हैं। और पहली बात, 14 लोगों का उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और ये उनका अपना नया तरीका है, कन्वीनर की कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई है। दूसरी बात, उन्होंने तय किया है कि हम सीट शेयरिंग करेंगे और जल्द से जल्द से फैसला हो जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का काम दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाए जहां कोalition है उसमें वक्त लगता ही लगता है। वो किसी एक फॉर्मूले से ना तो तय होता है और ना ही वो हो सकता है, चाहे वो यूपीए गठबंधन रहा हो, चाहे वो नेशनल फ्रंट रहा हो, चाहे वो एनडीए रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो। और अभी तीसरी बात, उन्होंने जो रैली की बात कही है और एक किया है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये गठबंधन आगे नहीं चल पाएगा, उनको जरूर निराशा हुई होगी। मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं, इस लिहाज से मानता हूं क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौती मजबूत होगी, सत्ता पक्ष भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी करेगा। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता यहां कुछ भी कहें, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनको अच्छी तरीके से पता है कि गठबंधन और कोएलिशन जब हुआ है सरकारों को तकलीफ हुई है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहले से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अवनीश जी, हेडलाइन मैनेजमेंट और कुछ नहीं, और इतनी डरी हुई थी बीजेपी के हेडलाइन मैनेजमेंट पर उतर आई।
नाविका जी, मुझे लगता है जब अलग अलग ये मानते हुए कि हम सब में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। जब आदमी ये कहे और तमाम नेता ये कहें तो ये बड़ा साफ हो जाता है कि डर किसके भीतर है। इसलिए तो वो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। ये 26 लोग 28 लोग मिलकर के एक व्यक्ति नहीं चुन पा रहे ना, वहां 38 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति को चुन लिया है कि यही है हमारा आदमी, इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यही हमारा अगला प्रधानमंत्री होगा। तो ये भय किसमें है, ये तो बड़ी साफ सी बात है। नाविका जी देखिए, राजनीतिक जब विश्लेषण किया जाता है तो उसमें कुछ बातें मुझे लगता है साफ आनी चाहिए। यहाँ पर 2-3 मुद्दे उठाए गए कि चुरा ली जाती हैं सरकारें। आशुतोष जी, आपको तो मालूम होगा भजनलाल एक मुहावरा बन गए थे। पूरी की पूरी एक सरकार जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चलेगी, पूरा पूरा मंत्रिमंडल बदल गया था। एनटी रामाराव के बारे में मालूम होगा, वो डीलक्स बसें में अपने रामलाल जी वहां पर राज्यपाल थे तो वहां पर आया था कि उनको गिनती नहीं आ रही, जबकि एनटी रामाराव के पास बहुमत था। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति भवन के सामने बैठना पड़ा था कल्याण सिंह की सरकार को बुलाने के लिए, जब शायद रोमेश भंडारी थे वहां पर राज्यपाल। बूटा सिंह के बारे में, बिहार के बारे में आपको याद होगा। मैं आपको ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूं, नंबूदरी पाद से लेकर के बूटा सिंह तक के। इसलिए आप ये मत कहिए कि क्योंकि फेडरलिज्म पे आज अगर सबसे ज्यादा बोलने की आजादी है प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल को, तो वो आज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात बड़ी है कि आप एक बात बताइए नाविका जी, थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत है इसमें बात बताइए कि ममता जी को क्या लेना देना इस INDI इस गठबंधन से? क्या उनके बंगाल में इस गठबंधन से कोई फायदा होने वाला है? उनको नहीं होने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान ही हो जाए, 2-4 सीटें देनी पड़ जाए। क्या स्टालिन को कोई फायदा होने वाला है क्या इस गठबंधन से? कोई फायदा नहीं होने वाला। जितनी सीटें उन्होंने लड़नी है लड़ेंगे। इसलिए आप व्यापक स्तर पर देखेंगे INDI ये गठबंधन सिर्फ दिखाने भर के लिए है। सब अपने अपने आत्मसंतुष्टि के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। वास्तव में इनमें से तमाम लोगों को मालूम है कि इनका आपस में कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति का होने वाला नहीं है। हाँ, एक शुभ्रांश जी को बात जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि अभी मैंने ज्योतिष का बिजनेस शुरू नहीं किया। अच्छा ही किया कि आपने नहीं किया, क्योंकि बिजनेस अगर ज्योतिष का करेंगे तो उसमें वैसे ही फ्लॉप होंगे जैसे आप राजनीति में फ्लॉप हुए। दुकानदारी आपकी आदत है तो होने यही हाल होगा। चलिए, पब्लिक पूछ रही है सवाल और अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूं। पटना से कवि शंकर का सवाल, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन ने विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? सतीश चांद का मुंबई से सवाल है, इंडिया गठबंधन ने अभी ऐसा कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया है जिससे ये चुनाव में जनता के सामने जा सके। लंच डिनर से आगे बात कब बढ़ेगी? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए और उनके सहयोगों की, फायदा क्या होगा वहां पे उनको, ममता जी के यहाँ इनको क्या फायदा होगा, उनको वहां स्टेलिन को क्या फायदा होगा। और भैया, हम फायदे के लिए नहीं आए हैं, हम राष्ट्र के लिए आए हैं। फायदे जनता के सवाल का जवाब दे दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा फायदा देखते हैं, कहां फायदा मिल जाए, किसमें फायदा हो जाए। और सुनिए नाविका जी, बोलने दीजिए। आप देखो उनके बीच में नहीं बोले, मैं बोलने लगता हूं तो आपको दिक्कत नहीं, मैं जनता के लिए तो आवाज उठाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, मैं आप जितना चुप कराएंगे मैं जनता के सवालों का सवाल तो उठाऊंगा। मैं बोलूंगा कब? बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप ऐसे सुनते हैं, वाह 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 क्या बोल रहे हैं आप, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुप रहती है। मैं बोलना शुरू करते तो आपके अंदर पत्रकारिता जग जाती है। जब बीजेपी वाला बोलता है तो आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाती है, जकड़ जाती है। ये कौन सी पत्रकारिता? आप ताली बजा रहे हैं, आप 3 वो 1, आप 4 वो 1, और फिर भी आपको दिक्कत है। चलिए, ताकतवर आप मैच हारते हैं तो बोलते हैं अंपायर गलत था। नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर आप ही है, क्योंकि सारा सिस्टम तो देती। आप मेरे बीच में टपक पड़ती तो मैं क्या करूं बताओ भला। मैं बोलने दीजिए मुझे, जवाब दीजिए तो दीजिए। मैंने कहा जनता के सवाल का जवाब। वंशवाद की बात करती है, बोलने दीजिए। जब हाँ, उसका जवाब दे रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी परिवार और वंशवाद की बात करती है तो उनका परिवार और वंशवाद का मतलब होता है मेरे साथ अगर सत्ता में आ जाओ। चौटाला जी मेरे साथ आ गए, अब परिवारवाद नहीं है। एनसीपी मेरे साथ आ गया, अजित पवार अब परिवारवाद में नहीं है। शिवसेना मेरे साथ आ गए हैं, शिंदे साहब अब परिवारवाद में नहीं है। पीडीपी इनके साथ थी तो परिवारवाद में नहीं थे। अपना दल इनके साथ है तो अब परिवारवाद में नहीं है। अब इनके साथ आगे निषाद पार्टी परिवारवाद में नहीं है। अनुराग ठाकुर आगे, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अब परिवारवाद में नहीं है। कल्याण सिंह की पूरा बेटा, बहू, पोता, सब यहाँ पोता भी मंत्री है, अब परिवारवाद में नहीं है। भ्रष्टाचार जब ये अजित
पवार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, इनके साथ आ गए। अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनके सरकार में दंगा होता है हरियाणा में तो वो कांग्रेस के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात से, अपने बातों में फंसी रहती है। ये जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती है। इसे सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए, चाहे वो इंडिया की बुराई करके सत्ता ले ले। गौरव भाटिया जी, तर्क तो दमदार है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, 30 सेकंड। देखिए, तर्क के लिए ही तो जाने जाते हैं ये प्रवक्ता महोदय। और परिवारवाद पे तो मैं इतना कहूंगा, वो पार्टी परिवारवाद की बात कर रही है जिसको कभी यादव परिवार के बाहर का व्यक्ति नहीं मिला अध्यक्ष बनाने के लिए जब से पार्टी बनी है। और अब मैं भाजपा की बात करूंगा, 56 इंच की छाती चौड़ी हो गई। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने के लिए कौन से परिवारजन बीजेपी को कोई प्रवक्ता नहीं मिला जो परिवारवादी प्रवक्ता को बनाया? गलत बात। अनुराग जी आप वो जवाब दे रहे, 30 सेकंड की बात है, आपको सुन कह रहे लीजिए। थे टपक गई, अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता। जो अनुराग ठाकुर को ही एमपी की टिकट दी, उनको कोई नहीं। अनुराग जी आप रिपीट कर रहे हैं, मैं आपका फेडर थोड़ा सा डाउन करूंगी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, समय कम है, लोगों के सवाल हैं। पूरे लोगों को बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। अगर ये जनरेटर रुक जाए तो लग रहा है डीजल ज्यादा डलवा लिया है। ठीक है, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी किसी परिवार से नहीं आते, अपनी मेहनत से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अमित शाह जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आए, अपनी मेहनत से गृह मंत्री बने। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार की उपज नहीं है, अपनी मेहनत से बने। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री परिवार से नहीं आते, राजनीतिक अपनी मेहनत से बने हैं। और भाजपा जब से पार्टी बनी है कभी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं बने हैं। और प्रधानमंत्री देश को 2 दिए, दोनों यशस्वी पूजनीय। और आप देखिए, एक परिवार से नहीं आते हैं। अब मैं आनंद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आनंद भाई, मेरा सवाल आपसे है, महाराष्ट्र की धरती पे घमंडिया की बैठक हो रही थी, वो व्यक्ति वहां खड़ा था जिसने कहा था मैं वीर सावरकर नहीं हूं, माफी मांगूंगा। और बाला साहब ठाकरे जी जो श्रद्धे हैं, उन्होंने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। सही सवाल है, सही सवाल है। आनंद दुबे जी इसका जवाब देंगे। और पब्लिक का भी सवाल है। उत्तम अभिषेक का मुजफ्फरपुर बिहार से सवाल है, इंडिया की तीसरी बैठक में देश की जनता के लिए क्या निकला, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे ये भी पता नहीं। और नेहा क्रांति वाजपेयी का इंदौर से सवाल है, विपक्ष एक नाम नहीं बता सकता जो तो देश को 5 नाम बता दे कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री होगा। 5 नहीं तो 10 ही बता दे कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री होगा। आनंद दुबे जी। गौरव भाई की बात का जवाब देता हूं। गौरव भाई, जब राहुल गांधी जी की आशीर्वाद यात्रा, जो उनकी यात्रा थी, जब वो चल रही थी, तो उस समय उन्होंने वीर सावरकर जी पर टिप्पणी की थी। हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी ने आपत्ति जताई, कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी को चेतावनी देता हूं, आप वीर सावरकर जी का अपमान करना बंद करें। हम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, हम 30 साल बीजेपी के साथ रहे हैं। आपके साथ नया दोस्ती का हाथ मिलाया है, आपके साथ नया दोस्ती का हाथ मिलाया है। यदि आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी ने हमारी बात को माना, वो विषय वहां समाप्त हुआ। आप वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब देंगे? आज नविका कुमार जी के शो में आपको बताना चाहिए। देश की जनता उत्सुकता व सुनना चाहती है। आज 9 साल हो गए, किस बात का इंतजार है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, बताइए भारत रत्न वीर सावरकर जी को आप कब देंगे? कैसे उनका सम्मान करेंगे? आपने आपत्ति जताई और उसके बाद लंच डिनर सब हो चुका और राहुल गांधी जी ने अपना बयान वापस नहीं लिया। और यही चेतन शर्मा भी पूछ रहे हैं। चेतन शर्मा जी का सवाल है, मैं पढ़कर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं। चेतन शर्मा जी का सवाल आया है सीधा, लालू जी को जेल भिजवाने वाले लल्लन सिंह और लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव एक ही कमेटी में हैं। कैसी विचित्र बात। बहुत अच्छा। देखिए, ऐसा है कि गौरव भाटिया जी ने परिवारवाद के कुछ उदाहरण देना ये भूल गए, ये बताना भूल गए कि पीयूष गोयल जी के पिताजी
किस पार्टी से थे और किस परिवारवाद से आते थे। ये बताना भूल गए कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिताजी किस पार्टी से थे और किस परिवार से आते थे। एक मिनट सर प्लीज, ये बताना भूल गए कि नोएडा के विधायक पंकज सिंह के पिताजी किस पार्टी और किस परिवारवाद से आते थे। ये बताना भूल गए कि रमन सिंह के अभिषेक सिंह के पिताजी रमन सिंह किस पार्टी और किस परिवार से आते थे। ये बताना भूल गए कि ददुश्यंत सिंह की माताजी वसुंधरा राजे किस पार्टी और किस परिवार से आती थी। सुब्रांश जी, लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचा, इनमें से कोई भी पार्टी के अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंचा, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बना। आप समझिए, पार्टी पारिवारिक पार्टियों में एक अध्यक्ष जाता है, दूसरा भी परिवार से आता है। लेकिन आज मेरा नजरिया, मेरे पास समय कम है, मेरा नजरिया इतना ही है, कहने के नाम पर इंडिया गठबंधन एकजुट बना हुआ है, लेकिन गठबंधन के लीडर या कन्वीनर का नाम सामने नहीं आने से पब्लिक के बीच में उनका साफ संदेश अब तक नहीं गया है, क्योंकि पब्लिक ऐसे ही सवाल पूछ रही है। विपक्ष के जो लोग लीडर या कन्वीनर ना घोषित होने का जवाब 1977 के चुनाव का उदाहरण देकर करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 1977 का चुनाव इंदिरा गांधी इमरजेंसी का गुस्सा झेल रही थी उस वक्त जनता, जबकि आज नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होना क्या मोदी के दावे को मजबूत करेगा? एक अकेला कितनों पर भारी, ये इंडिया गठबंधन का शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जनता तो कम से कम यही समझती है। आज सवाल पब्लिक का पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं, लेकिन जाने से पहले देखेगा नव भारत जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम भी बताना चाहती हूं। 31 अगस्त के विजेता हैं बनवारी लाल मथुरा से, हिरल वाछानी राजकोट से और संजय गोलवाला दादरा और नागर नगर हवेली से। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत दर्शकों, क्योंकि मेरी डिबेट यहां खत्म हुई, लेकिन देश और दुनिया